मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक और 10 मई की बहुत ही बेहतरीन सुबह में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवर करते हैं। तो आज हमने पैटर्न जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। मुझे पता है कि आप लोगों को ये काफी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ। दुनिया में बढ़ती भूमिका के साथ भारत का मजबूत होगा यूरोपियन यूनियन से रिश्ता। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि एक वर्चुअल मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई गई है जिसकी अध्यक्षता पुर्तगाल के द्वारा की गई। तो अब ये देखना होगा कि भविष्य के अंदर ये समझौते कितने कारगर साबित होते हैं। पाक ने माना अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह बयान तो दे दिया है, लेकिन एक बार वो इमरान खान से जाकर पूछ ले कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें इमरान खान की फटकार खानी पड़े। लेकिन ये बयान जो है वो भारत के पक्ष में है। पाकिस्तान भी ये मान चुका है कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो भारत का आंतरिक मामला है। पाकिस्तान अब अपनी रणनीतियां जो है वो बदल रहा है, पीछे की ओर अब ये खिसक रहा है। चीन की ओर से बुलाई गई बैठक में जयशंकर नहीं हुए शामिल। भारत के पड़ोसी देश भारत के दुश्मन बने हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ है चाइना, लेकिन एस जयशंकर इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए। भारत की ओर से विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला जो है वो इसके अंदर शामिल हुए हैं। नेपाल ने महामारी से निपटने के लिए यूएन से मांगी मदद। नेपाल जो कि कभी कभी भारत से भी छेड़खानी करता है, जैसे काला पानी का विवाद है, लेकिन अभी नेपाल जो है वो ग्रसित है किससे? कोरोना से। तो वो यूएन से मदद मांग रहा है। मित्रों देशों से बड़े पैमाने पर भारत पहुंची मदद। भारत के अंदर कई देशों से मदद पहुंच रही है, जैसे ऑक्सीजन के कंटेनर जो हैं वो भारत के अंदर पहुंच रहे हैं। इसमें इजराइल, थाईलैंड, बैंकॉक और अमेरिका जैसे देश जो हैं वो मदद कर रहे हैं। तो अब डेली जब भी हम लोग न्यूज कवर करते हैं तो एक न्यूज जो है वो रिलेटेड जरूर होती है कोरोना से। 12 सदस्यीय टास्क फोर्स को दी ऑक्सीजन आकलन व आवंटन की जिम्मेदारी। बड़े अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी जो हैं वो इस टास्क फोर्स में शामिल हुए हैं ताकि वो ये देख सकें कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो नियमित रूप से और बैलेंस कंडीशन के अंदर हो रही है या नहीं हो रही है। कोरोना को हराएगी डीआरडीओ की नई दवा। तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही के अंदर एक नई दवा इजाद की है। वो जो है वो एक पाउडर फॉर्म में होती है जिसे पानी में घोलकर लिया जाता है। तो देखते हैं कि ये दवा जो है वो कितनी कारगर होती है कोरोना के इलाज में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से होगा कोरोना का इलाज। एक ऐसी प्रोटीन जिसे लैब के अंदर निर्मित किया जाता है। आपको पता होगा कि कोरोना के ऊपर प्रोटीन के स्पाइक पाए जाते हैं। तो जब भी कोरोना अटैच होता है स्किन के साथ में, कोशिका के साथ में, तो वो स्पाइक जो है वो मानव कोशिका के साथ में जुड़ जाते हैं और कोरोना अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो ये काम करने से उसे रोकेगा ताकि कोरोना का जो स्पाइक है वो स्किन के अंदर या कोशिका के अंदर एंटर ना हो सके। जनसंख्या नियंत्रण को दायर याचिका में स्वास्थ्य मंत्रालय बनेगा प्रतिपक्ष। स्वास्थ्य मंत्रालय अब इस केस के अंदर प्रतिपक्ष का रोल निभाएगा। अभी हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक याचिका दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि 2 संतान जो हैं उसको अनिवार्य कर दिया जाए कि इससे अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरियों के अंदर उन्हें क्या ना मिल सके, प्रवेश ना मिल सके, आरक्षण ना मिल सके। हाईकोर्ट ने हिंसा मामले में बनाई 5 जजों की बेंच। हाईकोर्ट ने ये हिंसा किसकी बात है? पश्चिम बंगाल के अंदर जब चुनाव हुए तो चुनाव के पश्चात कई हिंसाएं हुई जिसमें अब तक 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो 5 जजों की बेंच जो है इसमें गठित की गई है। आगे हम लोग क्वेश्चन के अंदर विस्तार से देखेंगे कि इनकी अध्यक्षता जो है वो कौन कर रहे हैं। तो स्टडी ग्लव्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टडी ग्लव्स आप लोगों के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर। सुबह 8 बजे आप लोग करंट अफेयर के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए शुरू करें। हमारी टैगलाइन जो है वो है नॉलेज इज पावर और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। बंगाल में आम चुनाव के बाद हिंसा में 18 लोगों की मृत्यु हुई। इसकी जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में बेंच गठित की गई? ये तो आपको पता होगा
होगा कि बंगाल के अंदर दीदी ने जीत दर्ज की है और दीदी ने वहां की शपथ भी ले ली है, लेकिन क्या इससे आम जन जो है वो इससे इस बात से सहमत होगा कि चुनाव के बाद में कोई हिंसा होती है तो उसमें लोगों की मृत्यु हो जाए? तो इसके लिए एक बेंच जो है वो गठित की गई है, 5 जज इस बेंच के अंदर हैं और इसकी जो अध्यक्षता है वो राजेश बिंदल कर रहे हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन यहां से पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो बंगाल के अंदर चुनाव हुए हैं उसके लिए समिति गठित की गई है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, इन राज्यों के अंदर अभी हाल ही में चुनाव गठित हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी और चीनी शोधकर्ताओं ने किस जानवर के भ्रूण में मानव स्टेम सेल कोशिकाएं प्रविष्ट करके मिश्रित भ्रूण निर्मित किया है? देखिए, वैसे तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं कि अनएथिकल है, नैतिकता के परे है ये चीज, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जांच करने के लिए या फिर हम लोग कहें कि लैबोरेटरीज के अंदर जिस जानवर पर प्रयोग किए जाएंगे, ऐसे जानवर का यदि कोई नुकसान होता है तो उससे मानव जाति जो है उसमें सुधार होता है। हम लोग मानव पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि उस मानव को खो दिया जाए, इसलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जाते हैं। तो यहाँ पर मंकी जो है इसके जो भ्रूण हैं इसको मानव स्टेम सेल की कोशिकाओं में प्रविष्ट कराकर एक नया भ्रूण निर्मित किया गया है और ऐसे भ्रूण को कहा जाता है काईमेरा। याद रखना, काईमेरा ये एम्ब्रियो है, भ्रूण इसे कहा जाता है। तो जब भी कोई जानवर है और उसके भ्रूण को किसी मानव के भ्रूण के साथ में मिक्सअप किया जाता है तो उसे कहा जाता है काईमेरा। तो आप लोग याद रखना, क्या मंकी के भ्रूण के साथ इसे मिक्स किया गया है। चलिए, दोस्त फॉर लाइफ ये एक क्या है कि मोबाइल ऐप है, किस संस्था के द्वारा इसे विकसित किया गया है? तो याद रखना, सीबीएसई के द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो ये एक मोबाइल ऐप है और ये विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स जो हैं, विद्यार्थियों और उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें जो भी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो भी उनके मन में भ्रांतियां हैं वो दूर की जा सकेंगी। लेकिन याद रखना, 9 से लेकर 12th क्लास तक जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे ये बातचीत की जाएगी। तो जो भी एडवाइजर है वो मंडे को, उसके बाद में वेडनेसडे को और उसके बाद में फ्राइडे को ये क्या करेंगे, उन स्टूडेंट से कंसर्न करेंगे। एक टाइम फिक्स जो है वो भी कर दिया गया है, सुबह 9:30 बजे से लेकर 1:30 तक और 1:30 से लेकर 5 PM तक ये एडवाइजर जो है वो कॉल करेंगे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं यदि वो मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं तो उनकी क्या की जाएगी, इसमें हेल्प की जाएगी। डीआरडीओ के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी जो है वो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। और सीबीएसई के अभी चेयरपर्सन कौन है ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ठीक है। आप लोग काफी कम मेहनत कर रहे हैं इसलिए एक क्वेश्चन जो है वो मैं डेली आप लोगों के लिए जरूर से देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस पर्वतारोही ने 25 बार माउंट एवरेस्ट चोटी को फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आप लोग याद रखना, ए इज राइट आंसर। कमी रीता शेरपा जो है इन्होंने क्या किया है, 25 बार, यानी कि विश्व में सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले व्यक्ति हैं। यहां पर दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, संतोष यादव, इन्होंने 2 बार जो है वो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और ऐसा करने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। सोनम ग्यात्सो, इन्होंने भी क्या किया है, ये यंगेस्ट हैं, ये क्या है, यंगेस्ट हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। 13 वर्ष जो है इनकी उम्र है। विराट चंद्रा, इनकी उम्र जो है वो केवल 7 वर्ष है, जिन्होंने किलीमंजारो जो कि कहां स्थित है, तंजानिया के अंदर स्थित है, उसे फतेह किया है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की यदि हम लोग बात करें तो माउंट एवरेस्ट का जो दक्षिणी छोर है यानी कि सदर्न जो पॉइंट है वो तो नेपाल के अंदर स्थित है, जबकि नदर्न पॉइंट जो है वो चीन के अंदर स्थित है, ठीक है। तो जब भी चढ़ाई की जाती है माउंट एवरेस्ट के ऊपर तो नेपाल की तरफ से की जाती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे हम लोग बात करें कि हिमालय जो है वो एक क्या है, यूथ माउंटेन है, यानी कि नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंट है, इसलिए उसकी ऊंचाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। यदि पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप लोग याद रखना वो है कंचनजंगा,
ठीक है। यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो लिखना गॉडविन ऑस्टिन K2 उसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने फतेह हासिल की है, काफी रिकॉर्ड बनाए हैं, उनके बारे में हम लोग देख सकते हैं। यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट जो है, जो कि 13 वर्ष की उम्र के अंदर बने थे, वो कौन थे? मालवंत पूर्णा जो है वो बने थे यंगेस्ट वुमेन जो बनी हैं, और वो 30 साल की उम्र में बनी थी। बछेंद्री पाल का आप लोग नाम जानते होंगे, काफी अच्छे से आप लोग वाकिफ होंगे। फीमेल जो एमपीटी है, मतलब दिव्यांग जो हैं, वो कौन बनी है? अरुणिमा सिन्हा बनी है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। फिर फर्स्ट इंडियन सोलो स्काई डाइवर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइव किया, वो कौन है? जय किशन है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई संजीवनी ओपीडी का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो आप लोग याद रखना, सीडैक के द्वारा इसे विकसित किया गया है। सीडैक की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और 1988 के अंदर ये फाउंड किया गया था। क्या है ये संजीवनी पोर्टल? यानी कि ये ओपीडी क्या काम करेगी कि जितने भी सेना के डॉक्टर हैं या पहले वो डॉक्टर रह चुके हैं, वो क्या करेंगे कि नागरिकों को ऑनलाइन जो है वो एडवाइस करेंगे, ताकि उनकी हेल्प हो सके कोविड के चलते। और ये क्या है कि एक टेलीमेडिसिन है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेलीमेडिसिन, मतलब कि इंटरनेट से कनेक्ट करके उस पेशेंट से सीधी बात की जाएगी, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? सीडैक जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ई संजीवनी ओपीडी को शुरू किया गया है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ई संजीवनी में पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पेशेंट जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, फिर उसके पास में क्या आएगा? ओटीपी आएगा। किस भारतीय संस्थान ने विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? ध्यान रखना, भारत के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें फर्स्ट रैंक जो हासिल की है वो किसने की है? आईआईटी बॉम्बे ने की है। और आईआईटी बॉम्बे की जो रैंक है वो कौन सी है? 172 रैंक है, जबकि आईआईसी बैंगलोर जो है उसने 185th रैंक को हासिल किया है। आईआईटी दिल्ली की भी रैंक आई है और वो है 193 रैंक। ये रैंकिंग कौन सी रैंकिंग है? इसे हम लोग कहते हैं क्यूएस रैंकिंग। क्यूएस रैंकिंग जो है वो कहा जाता है इसे, और क्यूएस की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने लिख दी है, क्वास्क्वेरली साइमंड जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर वर्ल्ड लेवल पे प्रथम स्थान कौन रखता है? तो वो है एमआईटी, सेकंड नंबर पे है स्टैनफोर्ड, और थर्ड नंबर पे जो है वो है हार्वर्ड, ठीक है। तो ये तीनों संस्थाएं जो हैं वो आप लोग याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए किस गैस के उत्सर्जन में कमी की जानी चाहिए? तो ये किसने कहा है? ये यूएन की रिपोर्ट में कहा है, और इसमें कहा गया है किसके लिए? मीथेन के लिए कहा गया है। तो यदि हमने मीथेन को कंट्रोल किया तो 2045 तक, याद रखना कि 2045 तक 0.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम किया जा सकता है अर्थ का। CO2 जो है वो सबसे ज्यादा रोल अदा करती है किसके अंदर? ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे आती है CO2, और 80% जो है इसका पार्टिसिपेशन है। जबकि मीथेन की हम लोग बात करें तो ये कितनी प्रतिशत आती है? 10% आती है। देखिए चावल के जो खेत होते हैं वहां पर कौन सी गैस निकलती है? तो वो भी मीथेन है। जब भी कोई जानवर जुगाली करता है, जब भी कोई खाना खाता है, जुगाली करता है, तो उससे भी क्या रिलीज होती है? मीथेन गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्लोराइड गैसेज जो है उनका 3% योगदान होता है किसमें? ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर। चलिए, दुनिया भर में चोरी की गई संपत्ति की पहचान में मदद करने के लिए इंटरपोल के द्वारा कौन सी ऐप जो है वो लॉन्च की गई है? तो आप लोग याद रखना, ID आर्ट ऐप जो है वो लॉन्च की गई है, लेकिन किसके द्वारा? याद रखना, ये इंटरपोल के द्वारा। तो इंटरपोल जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1923 के अंदर। ये है क्या बेसिकली कि इंटरनेशनल लेवल पर एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पर क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस के अंदर।
लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। यदि पूछा जाए कि इंटरपोल के हेड कौन है, तो आप लोग याद रखना इनके हेड हैं किम जोंग यांग। किम जोंग यांग जो है वो इसके हेड हैं। तो जितनी भी संपत्तियां चोरी होती हैं उसको मदद करेगी कौन सी ऐप, IDR ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका एक इंटरफेस जो है यहाँ पे दिया गया है, और इंटरपोल जो है वो इसकी मदद से क्या करेगा, उसको सर्च करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किस एंटी कोविड ड्रग के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है, तो आप लोग याद रखना वो है 2-डाईऑक्सीडाईग्लूकोज। 2-डाईऑक्सीडाईग्लूकोज जो है इसकी अनुमति दी गई है, लेकिन इसे बनाया किसने है, इसे विकसित किसने किया है, इसे विकसित किया है DRDO की एक प्रयोगशाला है INMAS। ये एक प्रयोगशाला जो है, लेबोरेटरी जो है, इसने विकसित किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज के द्वारा ये निर्मित किया गया है। इस दवा को कैसे लिया जाता है, तो ये क्या है कि एक पाउडर फॉर्म में रहती है। ये जो है वो पाउडर फॉर्म में रहती है शैशे के अंदर, जैसे हम लोग शैम्पू का शैशे यूज करते हैं वैसे ही शैशे के अंदर होती है, और इसे वाटर के अंदर पानी में घोल कर और फिर लिया जाता है। तो आप लोग याद रखना 2-डाईऑक्सीडाईग्लूकोज जो है वो इसमें यूज की जाती है। तो अभी जो है इसकी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ तो लिखा हुआ है ग्लूकोज का फॉर्मूला, और दूसरी तरफ 2-डाईग्लूकोज जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस राज्य के द्वारा कोविड रोगियों के लिए आयुर्वेद टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू की गई है, तो आप लोग याद रखना हरियाणा के द्वारा ऐसी सुविधा शुरू की गई है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। 1075 पर कॉल करना होगा, और फिर ये जो फैसिलिटी है मतलब कंसर्न जो है यहां पर एडवाइस मिल जाएगी डॉक्टर से, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये सुविधा किसने दी है, हरियाणा की गवर्नमेंट ने दी है। हरियाणा का जो निर्माण किया गया था वो 1966 में किया गया था, और किस भाषा के आधार पर, हिंदी भाषा के आधार पर यह पंजाब से अलग हुआ था। और पंजाब और हरियाणा का जो जॉइंट कोर्ट है वो कौन सा है, वो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है वो दोनों का जॉइंट है। चलिए हम लोग राजस्थान की बात करें तो आप लोग को पता होगा कि एक योजना है चिरंजीवी योजना। तो चिरंजीवी योजना बीमा योजना है जिसमें 5 लाख का बीमा किया जाता है, और ऐसी योजना लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चीन की अनियंत्रित रॉकेट किस महासागर में आकर गिरी है, तो आप लोग याद रखना कि ये इंडियन ओशियन के अंदर आकर गिरी है, और इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो मालदीव के पास में है। कई साइंटिस्ट जो है वो ये कयास लगा रहे थे कि ये जो है न्यूयॉर्क पर ऊपर जाकर गिरेगी, ये जो है पैसिफिक ओशियन में जाकर गिरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बिल्कुल इंडिया के नजदीक इंडियन ओशियन में मालदीव के पश्चिमी किनारे पर जाकर गिरी है। इसकी लोकेशन हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है ये माले आइलैंड, और इसके लेफ्ट के अंदर ये जो लोकेशन है यहाँ पर जाकर ये रॉकेट जो है वो गिरी है। लेकिन शुक्र की बात है कि कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है। ये विश्व में चौथी ऐसी घटना है जब कोई अंतरिक्ष में मलबा आकर गिरा है, कहाँ पर, धरती के ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस संस्था के द्वारा यह कहा गया है कि 1 अगस्त तक भारत में 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी, किससे, कोरोना से। तो बहुत ही गंभीर जो है वो सूचना है, ध्यान देने की जरूरत है भारत को। ये कहा है लैंसेट एजेंसी जो है उसके द्वारा कहा गया है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो है इसमें कारण भी बताए गए हैं। इसमें पहला कारण जो है वो बताया गया है कुंभ के मेले को, कि कुंभ का मेला जो है उससे ये कोविड फैला है। दूसरा कि चुनावी रैलियां आप लोग कर रहे हैं, तो चुनावी रैली करने से भी भारत के अंदर ये जो है कोविड-19 फैला है। अच्छा, इन्होंने इसके अंदर सुझाव भी दिया है, एडवाइस भी की है कि आप लोग इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरत है इंडिया के अंदर कि वो मीडिया को ट्रांसपेरेंट करे। मीडिया जो भी न्यूज़ दिखाता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ वो हर व्यक्ति तक पहुंचे। और तीसरा इन्होंने बताया है कि जो भी ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है उसके लिए सप्लाई चेन जो है वो एक बढ़िया अच्छी चेन जो है वो बनाई जाए। चलिए
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लैंसेट के बारे में, तो ये क्या करती है, वीकली पीर रिवाइव्ड जनरल मेडिकल जर्नल जो है ये उसको क्या करती है, पब्लिश करती है। यहाँ पे हम लोग और भी इसके बारे में न्यूज़ देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट एंड बेस्ट नॉन जनरल मेडिकल जर्नल्स है, ठीक है। तो इट वाज फाउंडेड इन 1823 बाय थॉमस वॉकली एन इंग्लिश सर्जन हु नेम्ड इट आफ्टर द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल लैंसेट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन हमारे सामने है, स्पुतनिक लाइट वैक्सीन किस देश की है? तो आप लोग याद रखना ये जो है वो किसकी है, रशिया की है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि स्पुतनिक वी जो है ये भी भारत के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, और वो भी किसकी थी, वो भी थी रशिया की। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है लाइट, तो लाइट से क्या मतलब है, इसकी केवल एक ही डोज जो है वो काफी होती है। जैसे अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन जो है, अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन, उसकी भी केवल एक ही डोज काफी रहती है। लेकिन स्पुतनिक वी जो है इसकी तो 2 डोज लगाई जानी है। जैसे कोविशील्ड की हम लोग बात करें, कोवैक्सीन की हम लोग बात करें, तो इनकी 2 डोज जो है वो लगाई जाती है 4 से 6 सप्ताह के बीच में। चाइना की जो है अभी रिसेंटली एक वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी, चाइना की अभी एक वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी जिसका नाम क्या था, इसका नाम था सिनोफार्म जो है वो चाइना की वैक्सीन का नाम था। और ब्राजील की भी दी गई थी, क्या नाम है उसका, ब्यूटान वैक जो है ये भी ब्राजील की जो है वो है ब्यूटान वैक, और चाइना की कौन सी है, सिनोफार्म। चलिए इंडिया की हम लोगों ने बात करी है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। यहाँ पे देखिए SN-15 रॉकेट किस संस्था का है जो हाल ही में सफल प्रक्षेपित करके पुनः पृथ्वी पर लौट आया? तो वो किसका था, स्पेस एक्स। तो एलोन मस्क जो है वो ऐसे कीर्तिमान बनाने में मशहूर हैं, तो एलोन मस्क की ये कंपनी है कौन सी, स्पेस एक्स। जबकि जेक्सा किसकी है, जेक्सा है जापान की। रॉसकॉस्मॉस जो है वो किसकी है, रूस की है। ब्लू ओरिजिन किसकी है? तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही के अंदर ब्लू ओरिजिन के द्वारा भी एक स्पेस मिशन किया गया था जिसमें 6 अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो भेजे जाएंगे 20 जुलाई को, ठीक है। तो अमेजन जो है उसकी कंपनी कौन सी है, ब्लू ओरिजिन है। चलिए स्पेस एक्स की मतलब एलोन मस्क की एक कंपनी और है जिसका नाम है टेस्ला। तो ये क्या है, ये रिसाइकल्ड रॉकेट है जो कि वह अंतरिक्ष में जाएगा और पुनः पृथ्वी पर लौट आएगा। तो आप लोग याद रखना सफल परीक्षण किया है इसका SN-15। चलिए 9 मई के करंट अफेयर जो है उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला कौन बनी है जिन्होंने सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्जाम पास किया है? तो आप लोग याद रखना सना रामचंद बनी है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी भारतीय महिला सीमा बिस्ला हैं। आत्मन AI को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो आप लोग याद रखना डी आंसर है DRDO और CAIR। 3 भारतीय अमेरिकी CEO कौन हैं जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ ग्लोबल टास्क फोर्स समिति में शामिल हुए हैं? तो आप लोग याद रखना ऑल ऑफ द अबाव, सुंदर पिचई भी हैं, पुनीत रंजन भी हैं और शांतनु नारायण भी हैं। WHO ने चीन की किस वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो वो कौन सी है, सिनोफार्म है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ग्लाइकोफॉसेट दवा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वो कौन सा है, तेलंगाना। हाल ही में किस देश के चिड़ियाघर में माउंटेन बोंगो ने जन्म लिया है जो IUCN के रेड लिस्ट में शामिल है? तो आप लोग याद रखना पोलैंड। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है जिन्हें अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग याद रखना कौन है वो, गीता मित्तल हैं। हाल ही में किस भारतीय शांति रक्षक को UN महासचिव के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है, युवराज सिंह। हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन की बैठक 8 मई को आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, पुर्तगाल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। चलिए ये 9 मई का हमारा स्टडी ग्लव्स क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड के अंदर आदित्य L1 के लिए सपोर्ट सेल की स्थापना की गई है जो कि आदित्य L1 से आए सिग्नल्स को क्या करेगा, डिकोड करेगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में किस संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है? ये आज आपका स्टडी ग्लव्स क्वेश्चन है, आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। आज का सेशन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बताना मुझे कि ये चेंजिंग पैटर्न जो है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और स्टडी ग्लव्स आप लोगों के लिए काफी मेहनत कर रहा है, इसलिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।